सर फाइनल्स भी ऑनलाइन ही होंगे? इसका तो नहीं कुछ पता, लेकिन चाहे ऑनलाइन हो या दूसरे भी हों, तो क्या ख्याल है? जो भी मोड हो, आपकी प्रिपरेशन तो होनी चाहिए। क्वेश्चन आपने इस तरह से सॉल्व करना है, आप आई मीन प्रॉब्लमेटिक बेस क्वेश्चन होगा। आप अगर फिजिकल एग्जाम होते हैं थोड़ा सा उसमें चेंज कर लूँगा और पार्ट्स भी दे दूंगा, डाल दूंगा, अदरवाइज ये इसी तरह का प्रॉब्लमेटिक बेस्ड लर्निंग ही होगा, जो प्रोजेक्ट टाइप आप कह सकते हैं। सर ऑनलाइन में ठीक है, लेकिन अगर फिजिकल एग्जाम्स हुए तो फिर ऐसे मुश्किल नहीं हो जाएगा? कैसे बेटा, आपने वही चीज़ें करनी है जो आपका कंसेप्ट है, वो नरेट करना है। एक स्केच तो आप बना लेंगे ना, यस सर। तो उसमें चूंकि आप टाइम बाउंड होंगे, यू हैव 3 आवर्स, इसमें आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, तो जी उसमें सर। मैं डिफरेंट इसके पार्ट्स दे दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, यानी कि लर्निंग जो है ना, वो मेमोराइजेशन से बेहतर है कि इसको आप अप्लाइड पे लेके आए। तो इज इट फाइन? ठीक है, चलें इससे कुछ और इसमें अमेंड कर दूंगा कि मैं आपको कुछ मटेरियल भी दे दूंगा, रिव्यूज, आर्टिकल्स और पेपर, तो आपको ज़रा उसकी रीडिंग पे से भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा, और आप एक अपने इसी जो कंस्ट्रक्ट है, इसी के साथ ही आपने फर्दर जो है वो इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, करेक्टराइज करना है। ठीक है, जो भी टॉपिक हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं रिकम्बिनेंट डीएनए के, वो आपने इसी कंस्ट्रक्ट पे करने हैं। ठीक है, जहाँ आपके अपने जीन में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे डिफरेंट स्ट्रेटजीज से, डिफरेंट उसको अपने वेज पे वो खुद ही आगे की तरफ जो है वे फॉरवर्ड हमें बताएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। सो इज इट फाइन? ओके, सो बेस्ड ऑन ऑल दिस डिस्कशन एंड योर लर्निंग मोड, मैं लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन दिया था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लाइगेशन। ठीक है, आपने एक कंस्ट्रक्ट तैयार कर लिया, उसमें लास्ट टाइम जहाँ पे हमारा मिड एंड था दैट वाज सिलेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो सिलेक्शन ऑफ वेक्टर में कितने पॉइंट्स थे? कैन यू रिपीट, एनीवन इन द क्लास? व्हाट वाज सर द उसकी अकोमोडेशन कैपेसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अकोमोडेशन कैपेसिटी, अकोमोडेशन सेकंड कैपेसिटी। गुड, सेकंडली सर उसकी रिस्ट्रिक्शन साइज। यस क्लोनिंग साइट्स, एंड नेक्स्ट वन सेलेक्टेबल मार्कर्स। यस सिलेक्टेबल suitable select मार्कर्स and their activation or inactivation upon the insertion of your gene of interest. That was very important, that this vector will lead to the insertionally will be insertionally active or insertionally inactive. अब बेटा मुझे यहाँ बताएं कि इंसर्शनली अगर आप किसी कोई मार्कर ऐसा यूज कर रहे हैं, तो मैंने आपको मिड प्रोजेक्ट में दिया था दैट वाज अल्टरनेटिव टू ड्रग रेजिस्टेंस, और आपने फिनोटिपिक मार्कर लैक-जी यूज किया था। ठीक है, तो क्या PBR322 जो है वो लैक-जी को अकोमोडेट करते हैं? No कैन sir. वी इंसर्ट लैक-जी इन PBR322? No sir. नो, उसके लिए तो पक सीरीज वेक्टर है। ठीक है, अब एक ऐसा पेपर है कि जिसमें एक बच्चे ने PBR322 लिखा है, और उसमें उसने उसको जो है ना इंसर्ट वो PBR322 में लैक-जी किया है, और वो क्लेम कर रहा है कि आई एम राइट। ठीक है, ही और शी इज राइट, लेकिन आप कुछ देखें, आप खुद उसे जस्टिफाई करें कि उसमें तो इंसर्शन एंड एक्टिवेशन का क्या कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और फिर मैंने उस पर क्वेश्चन किया है कि लैक-जी में क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है दैट यू डोंट हैव चॉइस एज लाइक द PBR322। PBR322 में दो मार्कर्स हैं, एक ड्रग रेजिस्टिविटी का है एम्पिसिलिन, और दूसरा टेट्रासाइक्लिन है। तो उन दोनों में से उसकी जो कंपोजिशन है या पोजिशनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट है दैट गिव्स यू अ चॉइस कि आप एट ए टाइम एक मार्कर को एक्टिव रख सकते हैं, दूसरे को इंसर्शनली इनएक्टिव कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ पार्क सीरीज वेक्टर, जो लैक-जी की कंसर्शन जो उसकी उसमें कंपोजिशन है, वो बाय डिफॉल्ट जो फिनोटिपिक सिलेक्शन है वो इंसर्शनली इनएक्टिव है, और ड्रग रेजिस्टेंस जो है उसमें एक्टिव है। उसमें आप रेसिप्रोकली नहीं चल सकते कि आप चाहें कि एम्पिसिलिन के अगेंस्ट ससेप्टेबिलिटी हो जाए
और आपके जो क्लोन है वो उसमें लेगसी एक्टिविटी जो है वो अबॉर्ट होने की बजाय एक्टिव हो जाए। इज इट सो? तो ये इसमें इट मीन्स कि आपने जो पहला कंपैरिजन किया है उस उनमें भी चीज़ों को इस केस में ओमिट किया होगा। दैट वाज द रीज़न कि आप इसका आंसर वो नहीं दे सके। एनीवे, अब हमने ये सारा क्राइटेरिया देखा, उसके अलावा इसकी कंपैटिबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर थी कि हम जो कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं, जो मार्कर चूज कर रहे हैं, क्या वो कंपैटिबल है होस्ट के साथ या नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर होस्ट ड्रग रेजिस्टेंस कर रहा है तो हम ड्रग रेजिस्टिविटी मार्कर नहीं सेलेक्ट करेंगे, हमें अल्टरनेटिवली मार्कर की बेस पे वेक्टर भी चेंज करना पड़ेगा और स्ट्रेटजी में हमारी जो अप्रोच है टू मेक अ जेनेटिक कंस्ट्रक्ट फॉर क्लोनिंग वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली। सो नेक्स्ट जो स्टेप है, अब आपने ये थ्योरेटिकली चूज किया, एक साइड पे आपके पास वेक्टर डीएनए है, दूसरा आपके पास क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज लाइगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। टुडे वी विल डिस्कस द ligation. So what is ligation? As the name indicates, ligation means you have to ligate the two types of vectors. और ligation के लिए आपके पास क्या क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं? What you need? मैंने लास्ट टाइम आपको असाइन किया। वेक्टर डीएनए सर, Yes, वेक्टर डीएनए you need. और जीन ऑफ इंटरेस्ट है और जीन लाइगेज ऑफ इंटरेस्ट है, वेक्टर डीएनए, लाइगेज एंजाइम, बफर। Good. ठीक है, इसमें डीएनए की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो डीएनए है वो टू टाइप ऑफ सोर्सेज से आ रहा है। इज इट सो? वो टू टाइप ऑफ सोर्सेज कौन से हैं? वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट। यस, ठीक है, एक हमारे पास वेक्टर है और दूसरा हमारे पास क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब इन दोनों टाइप ऑफ डीएनए पे, यानी टोटल डीएनए पे आपके लाइगेज ने जो है वो एक्टिविटी शो करनी है। तो एज कंपेयर टू रेस्ट्रिक्शन जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि जब हम यूनिट एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे सॉरी, तो हमें इसमें टोटल जो डीएनए, सपोज आप वेक्टर कितना यूज करते हैं, अगर किसी ने ये क्वेश्चन किया हो जो लास्ट टाइम मैंने दिया है तो ही और शी विल बी एबल टू आंसर। अदरवाइज सपोज आप जब आपने लाइगेशन अज्यूम करें कि यू आर गोइंग टू लाइगेट योर प्रोडक्ट, तो आप उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कितना यूज करेंगे। सपोज वर्किंग कंसंट्रेशन कितनी होगी जीन ऑफ इंटरेस्ट की? सर 5 नैनोग्राम। 5 नैनोग्राम। गुड। और अब 5 नैनोग्राम अगर आपका पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो आप इसमें वेक्टर कितना डालेंगे? सर 15 नैनोग्राम। 15। Why 15? Why not 5? Why not 6? Why not 10? Why not 4? हमने Why... वो 1:3 के हिसाब से करना होता है। अच्छा, यू नो कि इसमें जो मिक्सिंग है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 1:3 to 3:1। ठीक है, जो मिक्सिंग है ये सबको पता है कि इसमें किस रेशो से मिक्स करते हैं। मिक्सिंग की जो रेशो है वो 1:3 to 3:1 है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप अगर 5 ले सकते हैं तो आप 5 के 3 टाइम्स तक, यानी अप टू 15 नैनोग्राम। ये मस्ट नहीं है कि आपने 15 ही डालना है, नो आपके पास जो मैक्सिमम वेक्टर की कंसंट्रेशन है वो अप टू 15 है, यानी आप 14 भी डाल सकते हैं, 13 भी डाल सकते हैं, 12 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 15 से बियॉन्ड नहीं करना चाहिए। एंड व्हाट शुड बी द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ अदर इंग्रेडिएंट, कि आप किसी एक इंग्रेडिएंट की कंसंट्रेशन लिखें, उसको डिवाइड कर दें 3 पे। आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट? यस सर। तो 5 को अगर 3 पे डिवाइड करते हैं, लेट अस मेक इट इजी कि हम 6 अज्यूम करते हैं कि हमने जो इसमें डीएनए की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास सपोज कितनी है, 6 नैनोग्राम है। तो अब हम वेक्टर मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 15।
नो 18 6 मतलब 18 तक ले 18 ले 18 सकते हैं। ये क्या इशू हुआ जी, रीलोड इसमें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। ओके 18 तक जो है आप नैनोग्राम तक ले सकते हैं, ठीक है, गुड। और मिनिमम कितना ले सकते हैं? 16 डिवाइड बाई 3, दैट विल बी 2 नैनोग्राम। क्लियर कि नहीं समझ आई इसकी? सर इसकी नहीं समझ आई। देखिए बेटा जब हम 16 नहीं 6 डिवाइडेड बाय 3। जी 16 नहीं 6 डिवाइडेड बाय 3 ना, तो वो यस फिर 6 डिवाइड बाई 3 2 आएगा ना आंसर। तो मिनिमम आप अदर इंग्रेडिएंट 2 ले सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो आप कितना ले सकते हैं? 18। 18। So now you can mix 6 nanogram per microliter of your gene of interest with 2 सर समझ नहीं आ रही। with 2 to 18। बेटा आपने नोटबुक सामने रखेंगे, इसे करेंगे तो समझ आएगी। With the 2 to 18 nanogram per microliter of your vector। नोटबुक खोलें बेटा, इसे जरा सॉल्व करें सब लोग। जी बेटा, हैव यू ओपन योर नोटबुक्स? यस सर। Okay, let me share this file and you will follow me। Don't know what is the hell with this। इस पे अपलोड भी नहीं हो रहा। Okay, now can you see this? Yes, sir. So we have GOI. Suppose we intend to take 6 nanogram per microliter of our gene of interest। Now the question is that how much vector we will use? How much vector we can use? We can use up to 3 times of this। So first we calculate minimum value of vector, that is 6 divided by 3, that is 2, and maximum, that will be 6 multiplied by 3, that is equal to 18 nanogram। Hence to ligate 6 nanogram per microliter of our gene, we can use vector from 2 to 18 nanogram per microliter। Is it fine? सर ये मिनिमम रेंज वाली बात समझ नहीं आई। बेटा आपने दो चीजों को मिक्स करना है और मिक्सिंग की आपकी रेशियो है 1:3 to 3:1। ठीक है, एक रेशियो में आपने दो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है और मिक्सिंग रेशियो जो है वो आपके पास है 1:3 to
3:1। इसके दरमियान आप कहीं भी कोई चीज भी मिक्स कर सकते हैं। तो आप अज्यूम करें कोई सी दो चीजों, तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी? दिस इज द रेशो। ठीक है। उस केस में अगर हमारे पास, हम पहले अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो है वो 6 नैनोग्राम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। अगर तो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट 6 है और हम इसका 3 टाइम लेते हैं मैक्सिमम रेशो, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 3 18 होगा। लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, सपोज हम ये सपोज करते हैं कि वो हमारे पास है हाईएस्ट फॉर्म में 3 की फॉर्म में, ये 6 है, तो आप उसकी रेशो 1 कितनी बनेगी? 2 नैनोग्राम बनेगा। तो इन बोथ केसेस योर रेशो इज मेंटेन, दैट इज 1:3। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। एनी कंफ्यूजन इन दिस रिगार्ड? Nothing. So step 1 is you have to choose the optimum concentration. You have to decide what should be the working concentration of your gene of interest as well as vector. So by this way you can easily select and choose. Second step is choose the enzyme concentration that you will put in your working reaction. For this, same formula, that is total DNA in your reaction that we used while setting up the restriction, divided by DNA in the form of unit activity of the enzyme. So same formula was used in restriction reaction. Do you remember? यही था या कोई Yes, डिफरेंस sir. था? यही था। सर यस सर यही था। So we will use the same formula in ligation with the only minor difference. The difference is here, that is DNA. Here DNA in a reaction, that will be equal to DNA concentration of your GOI प्लस वेक्टर plus DNA, that is concentration of your vector. So that will be the total DNA. You agree? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन में हमने सिर्फ टेम्पलेट डालना था, तो उसमें दूसरा सोर्स नहीं था डीएनए का, तो इसमें चूंकि हमने वेक्टर भी डालना है, तो एंजाइम की जो यूनिट की वो है, वो हम उसको दोनों के बेस पे प्लस करके ही जो है वो कंक्लूड करेंगे। ठीक है। ओके। थर्ड वन, रिएक्शन बफर जो है वो आपका कितना होना चाहिए? उसकी कंसंट्रेशन यू नो कि वो 1x होती है। एंड सेम प्रोसीजर यू विल फॉलो एज यू फॉलोड इन टर्म्स ऑफ same procedure as you followed in restriction reaction. Clear? Yes, sir. Okay, good. So इसकी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है। और आपने जो मैंने आपको डेटा दिया था, जिस तरह रेस्ट्रिक्शन की प्रैक्टिस की थी, ठीक है, until next week, until Monday, आपने इसमें चेंज करके 5 जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करनी है, और इसी तरह कंबाइन करके मुझे देनी है असाइनमेंट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही कि हमने वेक्टर की जो रेशो है वो 18 लेनी है या फिर 2 लेनी है। सर आ रही है आपको आवाज? जी बेटा, ये आपकी मिनिमम है कंसंट्रेशन ऑफ द वेक्टर, और ये मैक्सिमम है। इसके दरमियान आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, पता चला? सर सर काइंडली रिपीट कर दें। जी बेटा। सर रिपीट कर दें प्लीज। बेटा ये आपकी जो 2 है ना, ये मिनिमम है वेक्टर की कंसंट्रेशन, और 18 मैक्सिमम है। जब हम बात करते हैं कि मिनिमम टू मैक्सिमम, तो उसका क्या मतलब होता है? रेंज में आ जाएगा सर 2 to 18। यस, इस रेंज में आप कोई भी ले सकते हैं।
मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, अब सम केसेस में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारे पास वेक्टर हम जेल से इल्यूड करते हैं और उसकी बड़ी माइनर कंसंट्रेशन होती है, तो हमारे पास लिमिटेड जो फैक्टर है वो वेक्टर होता है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास वेक्टर हमारा कम से कम यूज हो। तो सपोज अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास, हम कहते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं, दैट वी हैव अ वेक्टर कंसंट्रेशन that is only 2 nanogram per microliter. So in this case we have to choose the concentration of our gene of interest. अब gene of interest की calculate करते हैं based on this. What will be minimum? Rather maximum is very easy, that will be 6. And what will be minimum? Minimum will be 2 divided by 3, that is equal to about 0.67 nanogram per microliter. So in this case you can choose your GOI from minimum to maximum, that is 0.67 to 6 nanogram per microliter. So 6 nanogram per microliter. Is it fine? तो आपने इंडिपेंडेंटली Yes, sir. 5 रेंज जो है ना वो आपने सेलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं अपने जो उसमें है क्वेश्चन, और इसको आपने सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट मंडे तक देना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। By the way, what is definition of transformation? You have any concept? Definitely you will have a concept. When a foreign DNA an object is transmitted into another living being and it is transformed and there is a mutation or anomaly in its genetic material, it's called transformation. Okay, good, excellent. So what do you think, every cell, especially in the form of prokaryotic bacteria, prokaryotic cell, so has each cell a built-in capacity to uptake the DNA? Is it visible to you? जी सर। So yes, most species of bacteria are able to take up the DNA molecules from the environment or medium in which they grow. But actually, this uptaking system of every cell, that varies. So what is that system? The DNA molecule taken up in this way will either be degraded, but occasionally it will be able to survive and replicate in the host cell. So what is the objective of your construct? When you intend to transform into a host, this second phase is very important for you. It occasionally should be able to survive and replicate in the host cell. So to happen this, to enable a host cell to replicate and survive this DNA,
there is some necessary information, there is some necessary system in it, and that is highly dependent on both, that is host as well as the type of DNA to which you are going to expose your host. Particularly, DNA piece is able to survive and replicate in the host cell. It happens if the DNA molecule is a plasmid and it has an origin of replication which is compatible with the host, that is recognized by the host. So all bacterial species, even all the strains of the bacteria, are not equally efficient that can uptake the DNA. Certain species possess some sophisticated mechanism. Certain species possess some sophisticated mechanisms for DNA binding and uptake. For example, E. coli, it take up only limited amounts of DNA under normal circumstances. But if we see the chemistry of uptake of DNA and we can do some artificial treatment with it, then we can enhance the transforming ability and capacity of these bacteria. So the bacteria have to undergo some treatment, usually by using chemical, that enhance their ability to take up the DNA. And such treated cells, they are termed as a competent cells. So you have listened the term competent cells. What happens? For example, this is a normal bacterium which has a very less ability to uptake the DNA. But if it is treated by the calcium chloride like chemical, then it is exposed to some plasmid type of DNA. What happens? It has 100 times more capacity to uptake that DNA. So this is not only uptaken means just entry of the foreign DNA into that, rather the DNA transformation or delivery to a host is a three-stage process. First is sticking to the cell, second it's internalization, and third one it's release into the host cell with the proper, origin of replication, the proper form without any alteration, so that it could be recognized by the host machinery and it is able to be replicated. Now, which are the parameters that affect usually transformation in case of E. coli? It depends upon, broadly speaking, two parameters. First is one is the surface chemistry of the host cell that mainly includes the charge. It is either will attract or repel the foreign DNA as a result of similar charges or opposite charges. And these charges on the DNA that could be modulated by treating the cell surface of your bacteria. And this modulation of the properties is achieved in different methods to deliver your DNA into the host cell. When we talk about the chemically competent cells, chemical treatment of the cells to enable them to uptake more DNA. So different agents are given. Someone includes some antibiotics, some UV light exposure, and the most common reagent for E. coli is the calcium chloride, as well as sometimes calcium chloride treatment is also coupled with the magnesium chloride. So when you prepare the competent cell, that is again very important point, and you should know there are certain points that you should keep in mind. First of all, your culture, bacterial culture, should be at the initial growth phase only log phase, that is more active, and it depends upon the OD of your bacterial cell. It should not go beyond the log phase. So ideal OD is recommended 0.2 to 0.5 or 0.4 to 0.6. That is the log phase growth. And if you inoculate single colony into 100 ml of LB and allow the cells to grow at 37 degrees centigrade, 180 RPM in a 500 ml flask, so usually your OD will appear within 1 to 2 hours like this. Secondly, main treatment is with the calcium chloride, but sometimes calcium chloride is also coupled with the magnesium chloride. So chloride ions could penetrate very easily. So that is very critical step. In this case, what happens when you treat your cells? So while treating, you have to shake your cells. So that shaking should be very light. Means your cells should not be exposed to or subjected to some physical trauma while shaking.
so that they may rupture, because when you use your cells for the treatment of any chemical, it should be free of medium. If you put the media, it's Newton broth or any broth, then what will happen? It will just cover its outer surface, because every cell will be exposed to that media, and the surface, their cell surface and cell wall, that will be not exposed directly to the chemical that you want to treat, rather it will be exposed to the that growth media. So to get rid of this media, we centrifuge our cells and we harvest our cells, and then wash it so that all the contents of media are removed, and then we have to treat with the desired chemical, either magnesium chloride or calcium chloride solution, and usually it should be cooled at 0.1 molar magnesium chloride. So while treating with any chemical, in case of this procedure of E. coli competent cells, in which we use the magnesium chloride and calcium chloride, and these cells are called as a heat shock competent cells. So in this method, we use low temperature. We try to maintain the 4 degrees centigrade temperature so that cells remains metabolically inactive, because we have deprived the cell out of deprived of complete nutrition. And if it becomes metabolically active, what will happen? That all its things will be, it will get no media, no ions, no nutrition, and the cells will die. Resultantly, we will get some dead competent cells. So how you can transform these cells by the heat shock method? Very simple here, that first of all, you choose your cells, place on the ice bucket so that it becomes thaw. Then you mix your all of the ligation mixture with your cells, and then you expose them to a heat shock at 42 degrees centigrade, which should be reversed by the restoration of the shock by placing on the ice and giving it the nutrient media. Then you incubate it in an incubator and then spread on the plate, and finally you incubate the plate, and then you are able to obtain these competent cells. So what is heat shock competent cells? They are given a brief heat shock 42 degrees centigrade for usually 1 to 2 minutes. It relaxes the cell wall, and it is advantageous that high temperature stress also causes upregulation of the factor which are responsible for DNA repair and recombination. So E. coli competent cells for electroporation purpose, in that case you doesn't need the use of calcium chloride or magnesium chloride, because these are the ions and it will interfere very badly. So you use usually in that case sucrose or glycerol, and you treat your cells with that. Now when we use glycerol or sucrose, what happens? They contain some sugar molecules, some carbon source. So your cells, they are getting nutrition, so you don't need to keep them metabolically inactive, or you are not need to prevent it from the physical trauma. Even you can use your pipettes just to mix these cells, and by electroporation it is a degree process 10 times more efficient than calcium chloride mediated transformation, but every method has its own advantages as well as disadvantages. So these are the two methods by which you can prepare your competent cells and then use accordingly. So this is a schematic diagram presentation of the transformation of electroporation. What is the principle of electroporation? You have studied in research techniques course definitely, that in that case a pressure on the cell membrane is built up so that it becomes porous, and it allows the passage of foreign DNA into the cell, and it is to cross the cell membrane, cell wall, and ultimately what happens? It's released into the cell. So that is a simple method, a simple principle of transformation by using electroporation method. So this was all about the preparation of competent cells as well as the transformation methods, both that we usually follow in our experiments. So I am sending you this material, rather uploading here. यहाँ पे अपलोड हो सकते हैं, बल्कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसे सेंड कर देता हूँ. तो आपने ये दो आपकी जो है ना इस वीक के टास्क्स हैं. इज इट क्लियर?
यस सर। यस सर। आप इसे भी पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में आप असाइनमेंट देंगे और इसको जो है इसके बारे कोई क्वेश्चन होगा तो हम 15-20 मिनट में ये डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको अगले टॉपिक के बारे ब्रीफ करूंगा कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है बेटा? सर नेक्स्ट क्लास नहीं सर, Yes, नेक्स्ट sir. वीक, नेक्स्ट क्लास तो कल है सर। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली अभी मैं आ रहा हूँ रोटेशन पे एक दिन ना, तो या तो आप मुझे या तो इस तरह करें कि पूरे वीक में एक क्लास कर लें और ये सारा मटेरियल आप ले लें, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ना, यस तो सर। इसको आप कर लें और कम से कम नेक्स्ट आप मैंने ट्यूसडे को आना है, यानी इन 2 दिनों में से ना। और घर में मैं इसकी कोशिश तो करूंगा, लेकिन आई डोंट नो सीरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं पहले तो नहीं था, लास्ट टाइम जब क्लास ली है तो वो थोड़ा सा आपको इशू हो रहा था ना, यस सर। तो ठीक उसकी है सर, फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक को रख लेते हैं सर। या फिर वेनसडे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप डिस्कस कर दीजिएगा। आपका टास्क यही है पूरे वीक का, इसलिए मैंने आज डबल ये दोनों चीज़ें पढ़ा दी। तो ओके सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम वेनसडे या फ्राइडे को ना कोई क्लास इन 2 दिनों में अरेंज कर लेंगे, क्योंकि अभी ठीक आवाज़ है क्लियर आ रही है ना, वहाँ उस मेरे एरिया में थोड़ा इशू है समटाइम्स ना। सर, आपको अगर लैपटॉप पे फिर इश्यूज हो तो फिर मोबाइल पे या कोई आईपैड या उस पे किया करें। ये मुझे इस पे ना लैपटॉप पे और ये टीम पे प्रॉब्लम होता है, जूम फिर भी चल जाता है। तो एनीवे अगर कोई इशू हो तो फिर मैं इसका कोई सॉर्ट आउट कर लूंगा। ठीक है, आप लोग इसे पढ़ें, यानी कल तो नहीं है ना, फिर आप वेनसडे या फ्राइडे को क्लास रख लें। ओके सर। ठीक है, अगर कोई चीज़ डिस्कस करनी हो इसी। सर अगर कोई इश्यू हुआ तो तब क्लास रख लेंगे ना हाँ, अदरवाइज तो ये मैंने दोनों लेक्चर का आपको दे दिया है ये सारा ना। ठीक है, और सेम नेक्स्ट वीक जो है वो इंशाल्लाह हम ट्यूसडे को फिर क्लास लेंगे। उसके बाद फिर दूसरी क्लास उसी तरह अगर कोई होगी तो अगले दिन थर्सडे को करेंगे, अगर नहीं तो इट्स ओके। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं आपको वो कुछ साथ रिव्यूज भी दूंगा, इसको भी देखूंगा। और प्लीज़ ये आपने इंटेग्रिटी के साथ करने हैं, वरना फाइनल में आपको इशू होगा। ठीक है, अभी मुझे आप ये भेजेंगे, संडे की इवनिंग तक भेज देंगे ये सारे जो तला असाइनमेंट इनसे लेके, जो लाइगेशन के 5 क्वेश्चन हैं। सर मैं ठीक है सर, संडे की इवनिंग तक भेज दूंगा सर। ठीक है, और इंडिपेंडेंट करने हैं, आपने देखना एक दूसरे से, वो नहीं है कि जो एक क्वेश्चन हो वही सारी क्लास ने किया हो। हर बंदा अपने इंडिपेंडेंट उसकी, ये बेसिक्स दिया मैंने, उसमें वैल्यूज आप चेंज करें। नेक्स्ट में आप बफर कंस्ट्रेशन चेंज कर सकते हैं, इवन के डिफरेंट रेशियोज भी आप ले लें डीएनए की और उसकी वेक्टर की, तो फिर भी आपकी काफ़ी प्रैक्टिस के लिए ना क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप वैल्यूज चेंज कर लें बेशक, डीएनए की जो स्टॉक की कंस्ट्रेशन है, वर्किंग आपने खुद अज्यूम करनी है, तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, Yes, sir. यस जी सर। सर। चलें विद दिस ओके इंशाल्लाह। I will wait for your queries on WhatsApp group if there is any. ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह Okay, हाफ़िज़। sir. अल्लाह हाफिज सर। Allah Hafiz, sir. और ये मुझे आप भेजेंगे